बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 12 सेकंड ईयर, और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कूलम्स लॉ। व्हाट इज़ कूलम्स लॉ? तो कूलम्स लॉ को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जो चार्जेस हैं उनका रेस्ट में जो मुताले करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और इसका हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। व्हाट इज़ कूलम्स लॉ? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. What is its mean in simple words? तो आम अल्फाज में इसका मतलब क्या बनता है? कूलम्स लॉ हमारे पास ये होता है कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो दो चार्जेस होते हैं उनकी प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर की। तो अब हम एक छोटी सी डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है चार्ज Q1 है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ये हमारे पास है Q2। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट कर रिपेल करते हैं, और जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो भी रिपेल करते हैं। यानी जो सेम चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स जनरेट होती है, एक चीज़ याद रखें, चार्ज की वैल्यू अगर ज़्यादा भी होगी, लेट्स सपोज Q1 जो है वो बड़ा है Q2 से, इसकी यानी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जो फोर्स है वो दोनों तरफ से सेम होगी। उसकी बुनियादी वजह क्या है वो आपको समझ आनी चाहिए कि जो ये चार्जेस हैं उनका प्रोडक्ट मिल के फोर्स बना रहे हैं। ठीक है, ये कोई फोर्स अकेले Q1 की नहीं है। Q1 और Q2 दोनों की जो मिल के फोर्स बनेगी वो अट्रैक्शन की फोर्स भी हो सकती है, वो रिपल्शन की फोर्स भी हो सकती है। तो वो दोनों का प्रोडक्ट मिल के फोर्स बनाता है। तो इनका ये जो डिस्टेंस होता है R, ये जो है जितना ज़्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी दो चार्जेस के दरमियान, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो। और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी। और चार्जेस दोनों में से किसी एक की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तब भी जो ओवरऑल उसकी फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का ये प्रोडक्ट है हमारे पास। तो बेसिकली कूलम्स लॉ सिंपल वर्ड्स में क्या बना, F इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको ख़त्म करके कोई कांस्टेंट ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो K है ये क्या है, बेसिकली K हमारे पास होता है, बेसिकली ये मीडियम को शो करता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और K की हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड K। तो यहाँ पे हमारे पास आगे इसका कंसेप्ट आता है कि ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है, व्हाट इज इट्स, कि ये क्या चीज़ है हमारे पास, इसको हम कहते हैं
permittivity of free space. बेसिकली ये परमिशन होती है स्पेस में जो कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो है वो मीडियम होता है, वो कितनी फ़ोर्स की परमिशन देता है, बेसिकली कितनी फ़ोर्स की वो इजाज़त देता है कि इन दोनों के दरमियान हो। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे फ्री स्पेस की बजाय कोई मीडियम रखते हैं, एयर रखते हैं, कोई भी जो मीडियम इन दोनों के दरमियान हो, तो फिर उसका जो फोर्स है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो भी रिपल्सिव या अट्रैक्टिव या कूलम फोर्स जिसको हम कहते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम मीडियम रख देते हैं तो हमारे पास एक नई रिलेटिव परमिटिविटी आएगी, वो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जितनी मीडियम की परमिटिविटी है डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, इन दोनों की जो रेशो होती है वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है हमारे पास। अब हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और ये दोनों एक दूसरे पर जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। Q1 जो है वो Q2 पे लगा रहा है फोर्स, वो कितनी लगा रहा है, वो F21 लगा रहा है। यहाँ पे F21 से मुराद क्या है, फोर्स ऑफ चार्ज Q2 ड्यू टू 1। ठीक है, यानी जो फोर्स है वो चार्ज Q2 पर फोर्स 2 और 1 की वजह से जितनी फोर्स है वो हमारे पास होगी F21। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी हमारे पास ये डायरेक्शन R21, डायरेक्शनल वेक्टर या यूनिट वेक्टर भी इसको कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास F21 होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R² इंटू यूनिट वेक्टर R21। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फोर्स होगी F12, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये हमारे पास फोर्स F12 होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट होगी। अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड्स है दोनों फोर्सेस की वो तो है सेम, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और नेगेटिव साइंस के साथ। हेयर बोथ इक्वेशंस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं F21 is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 over R² into R21। और इसी तरह जो हमारे पास F12 होगी 1/4 pi epsilon Q1 Q2 over R² इंटू नेगेटिव साइन R12। अब यहाँ पे दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12। तो ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है कूलम फोर्स उसको भी प्रूव करती है। F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12। यहाँ पे ये जो फोर्सेस हैं, एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो फोर्स है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि जो चार्ज है वो बड़ा हो या छोटा हो। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि सन और अर्थ के दरमियान जो फोर्स है उनमें ज़्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, तो आप जो है आपका आंसर होगा कि सन, क्योंकि वो बड़ा है। लेकिन ये बात याद रखें कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में M1 M2 होते हैं, तो उनके प्रोडक्ट से वो फोर्स बनती है। यहाँ पे चार्जेस के प्रोडक्ट से बनती है, तो वहाँ पे सन नहीं लगा रहा बल्कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो बॉडीज़ बड़ी हों छोटी हों। इसी तरह सेम चार्जेस में भी ऐसे चार्ज बड़ा हो या छोटा हो, इस बात पे फोर्स डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो फोर्स यहाँ पे दोनों चार्जेस का म्यूचुअल फिनोमेना है, दोनों चार्जेस के मिलने से बनती है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो।
Now we will discuss about the final part of that question. What is the effect of medium on electric force? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर मीडियम का क्या इफेक्ट होगा. लेट्स सपोज ये हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2. ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके दरमियान हमने कोई ना कोई मीडियम कोई ना कोई जो है वो मटेरियल रख दिया एज अ मीडियम. पहले जो हम बात कर रहे थे एप्सिलॉन की वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, और उसकी वैल्यू परमिटिव वैक्यूम के लिए 1 होती है और एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.006, ठीक है. और इसका कोई यूनिट नहीं होता, वो हम आगे डिस्कस करते हैं क्यों नहीं होता. हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स होती है वो होता है F1 over 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 over r². और जब हम बात करेंगे कि कोई मीडियम रख दिया तो वो हम उसको F प्राइम कह देंगे. एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 over r². तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो F प्राइम में एप्सिलॉन r को निकाल के बाकी सारा तो वही F है, तो हम उसकी जगह पे F पुट कर सकते हैं. यानी F प्राइम इज इक्वल टू 1 over एप्सिलॉन r इंटू F. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन r है वो इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है. यानी जो पहले फोर्स थी, पहले चार्जेस के दरमियान फोर्स थी मीडियम को रखने से पहले, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी. वो फोर्स कौन सी थी? ये वाली. और जब हमने मीडियम को रखा तो फिर फोर्स ये हो गया. जो मीडियम की परमिटिविटी वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब बाद वाली फोर्स होगी मीडियम को रखने के बाद वो जो है रिड्यूस हो जाएगी. F इज इक्वल टू एप्सिलॉन F प्राइम. या इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे जो हमारे पास F प्राइम है वो ग्रेटर देन होगी F, जो बाद वाली फोर्स होगी हमारे पास जो F होगा पहले वाली फोर्स होगी मीडियम को रखने से पहले वो ग्रेटर होगी F प्राइम से. रिलेटिव परमिटिविटी F ओवर F प्राइम भी लिख सकते हैं. तो ये था हमारे पास जो है वो मीडियम रखने से चार्जेस पे क्या इफ़ेक्ट होता है और उसकी वजह से जो फोर्स होती है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव वो रिड्यूस होती है. ये हमने मैथमेटिकली देख लिया.